मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या शादी न करना गैर कानूनी है और अगर ऐसा है तो इसके क्या कानूनी परिणाम हो सकते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत में हर साल लाखों लोग शादी के बाद वचन टूटने के शिकार होते हैं। आइए इस जटिल मुद्दे को गहराई से समझते हैं। भारतीय कानूनी प्रणाली में शादी के बाद वचन टूटने के मामले को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। इसे समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि विवाह को कानूनी रूप से कैसे मान्यता प्राप्त है। विवाह को भारतीय कानून के तहत एक वैध संविदा माना जाता है। यह संविदा दो वयस्क व्यक्तियों के बीच बनती है जो एक दूसरे के साथ जीवन बिताने के लिए सहमत होते हैं। अब जब विवाह को एक संविदा माना जाता है तो इसका अर्थ है कि इसे टूटने पर कुछ कानूनी परिणाम हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या वास्तव में किसी को शादी न करने के लिए कानूनी रूप से दंडित किया जा सकता है। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। भारत में शादी के बाद वचन टूटने के मामलों को कई कानूनी संरचनाओं के तहत देखा जाता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। 8 धारा 400 ए भारतीय दंड संहिता। यह धारा विशेष रूप से उन मामलों के लिए बनाई गई है जहां विवाह के बाद वचन टूटने की स्थिति में महिला को मानसिक या शारीरिक रूप से उत्पीड़न होता है। अनुबंध कानून। शादी को एक वैध अनुबंध के रूप में माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति इस अनुबंध को बिना किसी वैध कारण के तोड़ता है तो इसे कानूनी रूप से जिम्मेदारी के तहत लाया जा सकता है। दहेज कानून। अगर शादी के बाद वचन टूटने की वजह से दहेज संबंधी मुद्दे उठते हैं तो इसे कानूनी रूप से जिम्मेदारी के तहत लाया जा सकता है। आइए अब इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि राहुल और प्रिया शादी करने का फैसला करते हैं। दोनों परिवारों ने एक साथ बैठकर शादी की तारीख तय कर ली है और दहेज भी दे दिया गया है। लेकिन अचानक राहुल शादी से पहले ही इनकार कर देता है। ऐसे में प्रिया के परिवार के पास क्या विकल्प हैं? वे निम्नलिखित कानूनी कदम उठा सकते हैं। 8 अनुबंध के उल्लंघन के आरोप में मुकदमा दायर कर सकते हैं। 2 यदि दहेज संबंधी कोई मुद्दा है तो दहेज कानून के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। 3 मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न के मामले में 498A के तहत मुकदमा दायर कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या वास्तव में किसी को जेल जाना पड़ सकता है? जी हाँ, भारतीय कानून के तहत ऐसे मामलों में दंड का प्रावधान है। इस बात को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि भारतीय कानूनी प्रणाली विवाह को कैसे देखती है। विवाह को केवल एक सामाजिक संस्था नहीं बल्कि एक वैध अनुबंध के रूप में माना जाता है। जब दोनों पक्ष सहमति से विवाह करने का फैसला करते हैं तो यह एक वैध समझौता माना जाता है। अगर किसी पक्ष द्वारा इस समझौते का उल्लंघन किया जाता है तो इसे कानूनी रूप से जिम्मेदारी के तहत लाया जा सकता है। यह जिम्मेदारी कई प्रकार की हो सकती है। 8 आर्थिक जिम्मेदारी। अगर किसी पक्ष ने विवाह के लिए कुछ वित्तीय प्रतिबद्धताएं ली हैं, जैसे दहेज या अन्य वित्तीय सहायता, और फिर वह विवाह से पीछे हट जाता है तो उसे इन प्रतिबद्धताओं के लिए जिम्मेदार माना जा सकता है। मानसिक और भावनात्मक क्षति। जब कोई व्यक्ति विवाह के बाद वचन टूटने का शिकार होता है तो उसे गंभीर मानसिक और भावनात्मक क्षति हो सकती है। भारतीय कानून इस प्रकार की क्षति के लिए भी क्षतिपूर्ति का प्रावधान करता है। 3 सामाजिक प्रतिष्ठा। भारतीय समाज में विवाह के बाद वचन टूटने का गहरा सामाजिक प्रभाव पड़ता है। इससे प्रभावित परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा पर बुरा असर पड़ सकता है। अब आइए इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि सुमन और अमित शादी करने का फैसला करते हैं। सुमन के परिवार ने शादी की तैयारियां पूरी कर ली हैं और बड़ी रकम का दहेज भी दे दिया है। लेकिन अमित अचानक शादी से पहले ही इनकार कर देता है। ऐसे में सुमन के परिवार के पास क्या विकल्प है? वे न्यायालय में आर्थिक क्षतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं। 2 यदि दहेज संबंधी कोई मुद्दा है तो वे दहेज कानून के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। 3 वे मानसिक और भावनात्मक क्षति के लिए भी क्षतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या वास्तव में किसी को जेल जाना पड़ सकता है? जी हाँ, भारतीय कानून के तहत ऐसे मामलों में दंड का प्रावधान है। आइए अब इसे और गहराई से समझते हैं। भारतीय कानूनी प्रणाली में विवाह के बाद वचन टूटने के मामलों को निम्नलिखित कानूनों के तहत देखा जाता है। 8 भारतीय दंड
संहिता आईपीसी। यह कानून विशेष रूप से उन मामलों के लिए बनाया गया है जहां विवाह के बाद वचन टूटने की स्थिति में महिला को मानसिक या शारीरिक रूप से उत्पीड़न होता है। दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961। यह कानून दहेज से संबंधित सभी मुद्दों को संबोधित करता है। अगर विवाह के बाद वचन टूटने की स्थिति में दहेज संबंधी कोई मुद्दा उठता है तो इस कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। 3 स्पष्टीकरण अधिनियम 1955। यह कानून विवाह के बाद वचन टूटने के मामलों में आर्थिक क्षतिपूर्ति के लिए प्रावधान करता है। अब आइए इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि रीता और अजय शादी करने का फैसला करते हैं। दोनों परिवारों ने एक साथ बैठकर शादी की तारीख तय कर ली है और रीता के परिवार ने काफी रकम का दहेज दे दिया है, लेकिन अचानक अजय शादी से पहले ही इनकार कर देता है। ऐसे में रीता के परिवार के पास क्या विकल्प हैं? 1 वे न्यायालय में आर्थिक क्षतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं। 2 यदि दहेज संबंधी कोई मुद्दा है तो वे दहेज कानून के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। 3 वे मानसिक और भावनात्मक क्षति के लिए भी क्षतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं।